नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे मल्टीपर्पज़ चैनल परीक्षा निकेतन आ यूनिक जर्नी ऑफ डेस्टिनेशन में। और एसएससी एमटीएस 2023 के एग्ज़ाम के लिए जो प्रीवियस ईयर सीरीज चल रही है, उसी क्रम में आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि हमारा 13वां प्रैक्टिस सेट है। 4 अक्टूबर 2017 शिफ्ट 3 में पूछे गए जीके के 25 क्वेश्चन। तो बिना समय को बर्बाद करते हुए बढ़ते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन की ओर। तो इसमें आपसे पूछा गया है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ फिक्की, यानी FICCI का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका जो फुल फॉर्म है वो है आपका फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसको मैंने हिंदी में ट्रांसलेट इसलिए नहीं किया क्योंकि इसका फुल फॉर्म पूछा है जो कि इंग्लिश में ही है, ठीक है। तो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। एक्चुअली में ये है क्या, ये भारतीय व्यापार संगठनों का संघ है, यानी जो भारत में व्यापार होते हैं तो भारतीय व्यापार, ठीक है, संगठन जो है उन सभी का ये ग्रुप है, ठीक है। जितने भी ग्रुप होते हैं आपके ट्रेडिंग के, ठीक है, बिजनेस के, उनका सबका ये क्या है, ग्रुप है। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो लगभग 1927 के समथिंग हुई थी, ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं, इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने है, अमेजन नदी किस महाद्वीप से होकर के बहती है। तो जो आपकी अमेजन नदी है ये आपकी बहती है कहाँ से, दक्षिण अमेरिका से होकर के बहती है। ये आपको ये आपकी दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी भी है, ठीक है। तो जो कि साउथ अमेरिका से बहती है अमेजन नदी, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या होता है, केवल मजदूरी, केवल किराया, या सभी कारक जो लगे हैं उनकी सभी लागतों का योग होता है। तो सम ऑफ द ऑल फैक्टर कॉस्ट इट इज़ द नेशनल इनकम, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके, यहाँ पे मैं आपको बता भी चुका हूँ, पिछली वाली वीडियो में भी कई बार क्वेश्चन पूछा है, GDP और GNP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। तो GDP में क्या होता है, केवल देश के अंदर जो आपको रिसोर्सेज अवेलेबल हो रहे हैं, ठीक है, उनके द्वारा जो आप प्रॉफिट कर रहे हैं उसको, उनके द्वारा जो इनकम हो रही है उसको GDP कहा जाएगा। और वहीं अगर इसमें विदेशी इनकम को भी जोड़ लिया जाए, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, GNP बोलेंगे, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बोलेंगे, राष्ट्रीय, ठीक बोले। क्यों राष्ट्रीय इसलिए बोलेंगे क्योंकि इसमें जो विदेशों के द्वारा जो इनकम प्राप्त हो रही है, जो भारत के लोग विदेशों में रह रहे हैं उनको भी इसमें इंक्लूड कर लिया जाता है। तो यही GDP और GNP में बेसिक सा डिफरेंस होता है। तो राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या है, सभी कारक लागतों का योग, सम ऑफ ऑल फैक्टर एंड कॉस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, अंडर विच आर्टिकल डज द प्रेसिडेंट डिक्लेयर अ फाइनेंशियल इमरजेंसी इन इंडिया, यानी भारत के राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आपातकाल है, जो राष्ट्रपति हैं वो 3 प्रकार के आपातकाल की शक्तियां राष्ट्रपति जी को प्राप्त हैं। एक है आपका आर्टिकल नंबर 352, दूसरा है आर्टिकल नंबर 356 और तीसरा है आपका आर्टिकल नंबर 360। जो 352 है इसको बोलते हैं नेशनल इमरजेंसी, यानी राष्ट्रीय आपात, ठीक है। और जो 356 है ये आपका राज्य में आपात लगा सकता है राज्यपाल के द्वारा, ठीक है, राज्यपाल की सलाह पर राष्ट्रपति आपात लगा सकते हैं, तो जो कि जम्मू कश्मीर में काफ़ी बार लग चुका है। और आपका आर्टिकल 360 है, इसी को बोलते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी, यानी वित्तीय आपात। जब वित्तीय संकट हमारे देश पे गुजरेगा तब आर्टिकल 360 का प्रयोग करके वित्तीय आपात जैसी स्थिति, मतलब ये आपातकाल लगाया जा सकता है। लेकिन अभी तक ऐसी कोई बार नहीं है, 360 जो है वित्तीय आपात अभी तक एक भी बार नहीं लगा है। तो आर्टिकल 360 इसका करेक्ट आंसर होगा, फाइनेंशियल इमरजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में जीवन का जो अधिकार है इसके अलावा कौन से अधिकार शामिल हैं। अब अधिकतर लोग इसका आंसर क्या लगा देंगे, राइट टू एजुकेशन लगा देंगे, क्योंकि उनको पता है कि जो 86वां संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है, इसमें जो शिक्षा का अधिकार था, ठीक है, इसको क्या बना दिया था, फंडामेंटल राइट बना दिया था। यानी कि जितने भी जो बच्चे हैं वो भी कहाँ से, 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क एवं प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जाए। तो सब लोग इसका आंसर शिक्षा का अधिकार लगा देंगे। और जानबूझकर एसएससी ने इसका ऑप्शन पहला दिया है, लेकिन भैया जरा आंखें खोलो, ध्यान से देखो, यहाँ पे आर्टिकल 21 लिखा है, ना कि आर्टिकल 21A। तो जो शिक्षा का मौलिक अधिकार शामिल हुआ है ये आर्टिकल 21A में हुआ है। तो पहला आपको आंसर, इसीलिए आपको ध्यान देना है कि जो दिख रहा है वो बिल्कुल सही नहीं हो सकता है, ठीक है। तो जीवन जीने का अधिकार, साथ ही में इसमें राइट टू पर्सनल लायबिलिटी की बात कही है। तो आर्टिकल 21 है, इसमें जो आपका जीवन जीने का अधिकार के साथ साथ व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार भी आपको प्राप्त है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा, ना कि ऑप्शन नंबर 1। ध्यान रखिएगा इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, निम्नलिखित शासकों को उसको शासन की अवधि के अनुसार सही क्रम में व्यवस्थित करना है, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक हैं, गैसुद्दीन बलबन है और शमसुद्दीन इल्तुतमिश है और रजिया सुल्तान है। अब इसमें जब आपको कहीं भी कभी याद ना आए तो जो भी आपको डाटा पता है वो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो रजिया सुल्तान है ये इल्तुतमिश की बेटी थी, यानी रजिया सुल्तान ये लास्ट में आएगी और जो आपका इल्तुतमिश है वो क्या आएंगे, पहले आएंगे। तो 3 और 4 वाला होगा, यानी क्रम 3 और 4 होना चाहिए। इसमें 4-3 है, ये भी गलत है, इसमें 4-2-3 ये भी गलत है। तो पहले 3-4, यानी कि ऑप्शन बी भी हो सकता है या तो ऑप्शन नंबर आपका डी भी हो सकता है। लेकिन आपको ये भी मैं आपको बता दूं कि 3 आपका इल्तुतमिश हो गया और इल्तुतमिश के पहले आपके ऐबक आए थे। कौन आए थे, ऐबक। तो यानी 1, 3, 4 और लास्ट में बचा कौन सा, 2। तो हम ये कह सकते हैं ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा सही
हो जाएगा सही क्रमानुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। चौरी चौरा की घटना किस वर्ष हुई थी? ये आपका असहयोग आंदोलन जब चल रहा था तो उस समय 1922 में जो चौरी चौरा गोरखपुर के पास में उत्तर प्रदेश में एक जगह है, वहाँ पर जो विरोध प्रदर्शनकारी थे भारतीय, उन्होंने एक जो जेल थी चौरी चौरा नाम की, चौरी चौरा जगह पर उस जेल में आग लगा दी थी, जिसमें अंग्रेज सैनिक मारे गए थे। तो फिर गांधी जी ने इसी के कारण जो असहयोग आंदोलन था उसको स्थगित कर दिया था। तो चौरी चौरा घटना 1922 में हुई थी गोरखपुर के पास में वहीं पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। शायद 8 ही है ना ये, हाँ 8, क्वेश्चन नंबर 8। मैत्री और दक्षिण गंगोत्री ये किस महाद्वीप में स्थित भारतीय अनुसंधान केंद्र हैं? ये आपके अंटार्कटिका में स्थित हैं। वैसे तो यहाँ पे नहीं रहते, लेकिन थोड़ा जो शोध का कार्य वगैरह होता है ये वहाँ पर होता है अंटार्कटिका में। ठीक है, 2 भारतीय अनुसंधान केंद्र स्थित हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन स्थलीय निवास का उदाहरण नहीं है? स्थलीय निवास का मतलब होता है जहाँ पे कोई व्यक्ति या पशु या जीव जंतु रह सकते हैं। तो जंगलों में रहते हैं, बिल्कुल सही है। ग्रासलैंड घास के मैदान में रहते हैं, ये भी सही है। रेगिस्तान में भी रहते हैं, लेकिन जो दलदल होते हैं वहाँ पर किसी प्रकार के जीवों का रहन सहन आसानी से नहीं हो सकता है, तो ये स्थलीय निवास का उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी ही हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि इन सभी से ही अलग है। ओके, चलिए ये नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है आपका। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में प्रकाश ऊर्जा यानी जो लाइट एनर्जी आती है सन के द्वारा का मेन काम क्या होता है? इनका सीधा सीधा मेन काम होता है कि क्लोरोफिल को एक्टिवेट कर दो। जैसे ही क्लोरोफिल एक्टिवेट हो जाएंगी तो ये क्या करेंगी कि कार्बन डाइऑक्साइड को जो इन्वायरमेंट में अवेलेबल है उसको क्या करेंगे, ये ऑब्जॉर्व करना स्टार्ट कर देंगे। और कार्बन डाइऑक्साइड जब एब्जॉर्व होगी तो ये प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा, ठीक है, जब क्लोरोफिल एक्टिव हो जाएगी तो ऑक्सीजन का निर्माण करेंगे जो कि एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देंगे। तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन 1 होगा, ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। मानव के हृदय में द्वि अग्नि वॉल्व के बीच स्थित होता है, यानी ह्यूमन साइड में जो बिक्यूस्पिड होता है, इसको ध्यान रखिएगा, जो वॉल्व होता है ये कहाँ पर स्थित होता है? अब एक्चुअली में आज मैं फोटो लगाना भूल गया, लेकिन ये आपका लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बिल्कुल बीच में होता है, बायां आलिंद और बायां निलय के बीच में। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या आपके सामने? आवेशित वस्तु, कोई भी वस्तु है, जैसे मान लो ये वस्तु है, इसमें कोई भी आवेश है, चाहे पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो, जब इसको भूमि पर आवेश के स्थानांतरण प्रक्रिया, यानी कि इसको जोड़ दिया गया किसके द्वारा? पृथ्वी पर जोड़ दिया गया इसको इस तरीके से। ठीक है, तो इस पूरी प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इस पूरी ट्रांसफरिंग, यानी कि जो आपका चार्ज है ये ट्रांसफर होकर अर्थ में मिल रहा है, इस प्रकार की जो पूरी प्रोसेस है, इस प्रोसेस को बोलते हैं अर्थिंग। क्या बोलते हैं? अर्थिंग बोलते हैं, भू संयोजन भी कहते हैं हिंदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने। यदि एक गोलाकार दर्पण परावर्तक सतह अंदर की ओर मुड़ी होती है तो इसे कौन सा दर्पण कहा जाता है? ठीक है, यानी कि ये देखो, ये आपका इस प्रकार से इस दूसरी ओर ये क्या है? ये आपका पॉलिश है, लेकिन जो परावर्तक सतह कौन सी है? वो अंदर की ओर मुड़ी हुई है। इसको कौन सा, इसको दर्पण बोलेंगे, इसको अवतल दर्पण बोलेंगे, कॉनकेव। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है आपके सामने। इंटीग्रेटेड सर्किट किसके बने होते हैं? ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी चिप्स होती हैं, ये बनी होती है सिलिकॉन की। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। इट इज़ अ लस्ट्रस मेटल, मतलब कौन, ये जो धातु है वो चमकदार होती है। सोडियम, सल्फर या फास्फोरस, आयोडीन है, ये आपके सामने देख पा रहे हैं, ये पूरी आपकी आयोडीन रखा हुआ है जो कि चमकदार है, धातु है, नॉन मेटल है, लेकिन फिर भी क्या है, ये चमक रही है। ठीक है, तो इसी प्रकार ये एकमात्र ऐसी नॉन मेटल है जिसमें आपका लस्ट्रस यानी कि जो धातुओं का गुण होता है वो पाया जाता है। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। ठीक है, ये 15वां क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। सोडा वाटर हैज़ अ पीएच वैल्यू, यानी सोडा पानी का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? ठीक है, तो सोडा वाटर होता है, जब ये पानी के साथ मिलता है तो इसका जो मिक्सचर बनता है वो एसिडिक बनता है। कैसा बनता है? एसिडिक। एसिडिक का मतलब क्या होता है? अम्लीय। और अम्लीय जितने भी होते हैं, जब आप पीएच स्केल देखेंगे तो यहाँ पे 0 से स्टार्ट होता है, ये 7 होता है, ये 14 तक जाती है। ठीक है, तो जो 7 होता है, इसको यहाँ पर अगर किसी की पीएच वैल्यू 7 आ रही तो उदासीन, और किसकी आती है? पानी की आती है, H2O। और अगर 7 से कम आ रही है, ठीक है, तो वो आपका जो विलयन है वो कैसा होगा? अम्लीय होगा। और अगर 7 से ज़्यादा आ रही तो आपका विलयन कैसा होगा? क्षारीय होगा। अब जो सोडा वाटर है इसकी वैल्यू एसिडिक होती है, तो डेफिनेटली इसकी जो मान होगा वो 7 से कम होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। जैविक प्रक्रिया से अपघटित होने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? तो ऐसे पदार्थ जो नेचुरल तरीके से, जैविकी तरीके से आपके डिग्रेड हो जाते हैं, इनको बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे सामने है। निम्नलिखित योजनाओं में से कौन सी योजना का उद्देश्य प्रशिक्षुता प्रशिक्षण को बढ़ावा देना और 2020 तक प्रशिक्षुओं की नियुक्ति को 50 लाख करना है? ठीक है, तो ये करंट का क्वेश्चन था, तो ये आपको बताना है क्या होगा। तो इस समय जो ये आपकी योजना चालू हुई थी ये 19 अगस्त 2016 को हुई थी, पूरा हम आपको बता दें
19 अगस्त 2016 को एक योजना स्टार्ट हुई थी, ठीक है, जिसका नाम था नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम, ठीक है। इसके अंतर्गत ये रखा गया था कि 2020 तक जितने भी आपके अप्रेंटिस होंगे उनकी जो नियुक्ति है वो 50 लाख तक कर लोग इसमें नियुक्त हो जाएं, ठीक है। तो ये आपका ये वाली स्कीम थी जो कि 19 अगस्त 2016 को स्टार्ट हुई थी, राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है आपके सामने, हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल, यानी कोशिका के जो केंद्र की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। किस टीम ने फीफा परिसंघ 2017 जीता था? तो ये 2017 का क्वेश्चन है और ये आपका किसने जीता था? जर्मनी ने जीता था। किसने जीता था? जर्मनी। और ये मैच कहाँ पे हुआ था? ये रूस में मैच हुआ था उस समय का करंट का क्वेश्चन। नेक्स्ट 21 है, निम्न में से किस कला में कलम द्वारा पेंटिंग की जाती है? जब कलम द्वारा पेंटिंग की बात हो रही है तो डेफिनेटली कौन सी होगी? वो कलमकारी होगी। कौन होगी? कलमकारी। और ये स्पेशली कहाँ की लोक चित्रकला है, ये भी आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये राजस्थान की लोक चित्रकला है कलमकारी। ऑप्शन सेकंड हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, किस हॉकी खिलाड़ी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2017 से सम्मानित किया गया था? तो उस समय सरदार सिंह जी को किया गया था, उस समय का करंट का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 है, द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के राइटर कौन है? चार्ल्स डार्विन इसके राइटर हैं, ठीक है, जिन्होंने मतलब ये बताया कि ऐसे जीवों की उत्पत्ति हुई है, ये सारा उनका बुक में लिखा हुआ है। तो द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज बुक के राइटर कौन है? चार्ल्स डार्विन। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, युद्ध अब्बास, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया और इसके आने की संभावना सबसे ज़्यादा भी है कि युद्ध अब्बास नाम से जो ज्वाइंट मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज होती है ये किन दो देशों के बीच होती है? ये आपकी भारत और अमेरिका के मध्य होती है, यूएस आर्मी और इंडियन आर्मी के बीच में। कौन सा? युद्ध अभ्यास। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे 25 आपका, भारत और पाकिस्तान के बीच आपसी शांति और कूटनीतिक और सांस्कृतिक संबंधों के विकास के लिए एक संयुक्त उद्यम और अभियान चलाया गया था, वो कौन सा था? वो था आपका अमन की आशा, कि दोनों देश हैं वो आपस में लड़ाई झगड़ा ना करें और एक साथ शांति के साथ रहें। तो एक पहल चलाई गई थी, इसका नाम था अमन की आशा, ठीक है। और ये जो पहल स्टार्ट हुई थी, ये पहल स्टार्ट हुई थी 1 जनवरी 2010 को। क्लियर? ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल इतना ज़्यादा वो सफल नहीं रह पाई है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट होगा। तो दोस्तों हम लोगों ने बहुत ही कम समय में 25 कुछ को डिस्कस किया, तो बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग का सपोर्ट मिल रहा है और हम लोग प्रैक्टिस भी धमाकेदार तरीके से कर रहे हैं। तो अभी तो फिलहाल आपकी एक वीडियो सुबह 8 बजे आती है, एक वीडियो शाम को 8 बजे आती है। सुबह हम इंग्लिश देखते हैं, शाम को हम जीएस देखते हैं। इस प्रकार से हम इसमें थोड़ा और चेंजेस करके आगे और प्रैक्टिस को मजबूत और ज़्यादा कंटेंट आपको देने का प्रयत्न कर रहे हैं, क्योंकि सीधा है ये, बिल्कुल मान के चलिए, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा क्वेश्चन आपकी आंखों से गुजरेंगे, उतना ज़्यादा आप वहाँ पर बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे, ठीक है। तो ज़्यादा प्रैक्टिस के लिए, ऑथेंटिक क्वेश्चन के लिए हमसे जुड़ते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।